यह कहानी है उस समय की जब नसीरुद्दीन अफगानिस्तान के एक गांव में रहते थे। नसीरुद्दीन अपने चतुराई भरे उत्तरों और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। हर कोई उनकी मजेदार बातों को सुनकर खुश रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक दुश्मन घुस आया। इस दुश्मन का नाम था खलीफा अहमद। वह एक क्रूर और निर्दयी योद्धा था, जो गांव में डर और आतंक फैलाना चाहता था। लोगों ने नसीरुद्दीन से मदद की गुहार लगाई। नसीरुद्दीन को जैसे ही गांव के लोगों की परेशानी का पता चला, उन्होंने सोचा कि इस दुश्मन को युद्ध में हराने से अच्छा है उसे बुद्धि और चतुराई से हराया जाए। नसीरुद्दीन की योजना। अगले दिन नसीरुद्दीन ने दुश्मन के बारे में पता लगाया कि वह किस समय गांव में आता है और कहाँ ठहरता है। फिर उन्होंने अपनी ऊंट पर सफेद कपड़ा पहनकर दुश्मन से मिलने का नाटक किया और उसके खेमे में पहुंच गए। खलीफा अहमद, तुम कौन हो और क्यों मेरे खेमे में आए हो? नसीरुद्दीन, मैं गांव का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं और मुझे पता चला है कि आपको बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद के लिए आया हूँ। खलीफा अहमद को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई। उसने नसीरुद्दीन से पूछा, क्या मुसीबत आने वाली है? नसीरुद्दीन की चालाकी। नसीरुद्दीन ने गंभीर चेहरे से कहा, देखिए, कल दोपहर आपके ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली है। आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं इसे टाल सकता हूँ। खलीफा अहमद घबरा गया और बोला, बचने का उपाय क्या है? नसीरुद्दीन, आपको कल दोपहर से पहले नदी के उस पार जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठना होगा और अपने सारे हथियार छोड़ देने होंगे। तभी आप सुरक्षित रहेंगे। खलीफा अहमद ने सोचा कि यह कोई विशेष उपाय होगा और उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा ही करने का फैसला किया। गांव का नसीब। अगले दिन जैसे ही खलीफा अहमद नदी के उस पार गया और अपने हथियार छोड़कर पेड़ के नीचे बैठ गया, नसीरुद्दीन ने गांव वालों से कहा कि अब दुश्मन को डरने की जरूरत नहीं। खलीफा अहमद का डरते हुए यह हाल था कि उसने अपने खेमे और हथियारों को छोड़ दिया था। नसीरुद्दीन ने गांव वालों से कहा, अब हम सब मिलकर उसके खेमे और हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। जब वह लौटेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। खलीफा अहमद का सामना। शाम होते ही खलीफा अहमद वापस अपने खेमे में आया, लेकिन वहां पर उसे खाली जगह मिली। उसके हथियार और खेमे सब गायब हो चुके थे। उसने गुस्से में गांव की ओर देखा, जहां सभी गांव वाले नसीरुद्दीन की मदद से उसकी सेना और सामान पर कब्जा कर चुके थे। खलीफा अहमद समझ गया कि वह नसीरुद्दीन के चतुराई के जाल में फंस चुका है। उसने हार मान ली और गांव से बाहर जाने का निर्णय लिया। इस तरह नसीरुद्दीन ने बिना खून बहाए चतुराई से दुश्मन को हराकर गांव को सुरक्षित कर दिया। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर लड़ाई को ताकत से नहीं जीता जा सकता। कभी कभी समझदारी और चतुराई से काम लेना ही असली विजय है। नसीरुद्दीन ने साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा हथियार होता है। कहानी 2। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मजाकिया और चतुर अंदाज के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां और उत्तर सबको हंसी और गहरी समझ से भर देते थे। एक दिन पास के राज्य के बादशाह को उनके बारे में पता चला। वह उनके चतुराई भरे किस्से सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें दरबार में बुलाने का आदेश दिया। नसीरुद्दीन का दरबार में आगमन। नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में पहुंचे और झुककर सलाम किया। बादशाह ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, नसीरुद्दीन, मैंने तुम्हारे बुद्धिमान और हास्यप्रद उत्तरों के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल महाराज।
आप पूछें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बादशाह नसीरुद्दीन, बताओ कि दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार यह निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बादशाह ने सोचा कि यह तो सचमुच सही बात है, लेकिन उन्होंने सोचा कि नसीरुद्दीन को थोड़ा और चुनौती देनी चाहिए। दूसरा सवाल, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? बादशाह नसीरुद्दीन, तुम बताओ, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होता है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे अच्छा रास्ता वह है जो सही हो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि सच्चाई का रास्ता ही हमें अंततः मंजिल तक पहुंचाता है। बादशाह ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, फिर आगे पूछा। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा दोस्त कौन है? बादशाह नसीरुद्दीन, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? नसीरुद्दीन, महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त विश्वास है। जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं वही आपका सच्चा साथी है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता पूरा नहीं होता। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि नसीरुद्दीन सचमुच बहुत चतुर और समझदार हैं। उन्होंने सोचा कि अब एक कठिन सवाल पूछा जाए। चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बादशाह, और बताओ नसीरुद्दीन, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बड़ी ताकत धैर्य है। जो व्यक्ति कठिनाई में भी धैर्य रख सकता है वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। बादशाह अब नसीरुद्दीन की बातों से काफी प्रभावित हो रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिरकार एक अंतिम सवाल पूछ ही लिया जाए। अंतिम सवाल, सबसे अच्छा राजा कौन है? बादशाह, अच्छा, यह बताओ नसीरुद्दीन, सबसे अच्छा राजा कौन होता है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे अच्छा राजा वह होता है जो अपने प्रजा की खुशहाली के लिए सोचता है, जो उनकी समस्याओं को समझता है और उनके लिए न्याय करता है। वह राजा जो लोगों के दिलों में राज करता है वही सच्चा राजा होता है। नसीरुद्दीन की चुनौती। बादशाह ने अब सोचा कि नसीरुद्दीन को कुछ इनाम दिया जाए। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि एक बड़ी थैली में सोने की मुद्राएं लाकर नसीरुद्दीन को दी जाएं। नसीरुद्दीन ने इनाम को देखकर कहा, महाराज, मैं इसे तभी स्वीकार करूंगा जब मैं इसका हकदार बनूं। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी सभी मुश्किल सवालों का जवाब दिया, यह तुम्हारा हक है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी प्रजा के बीच जो गरीब और जरूरतमंद हैं, उनके बीच इस इनाम को बांट दिया जाए। मेरी सबसे बड़ी खुशी इसी में है। बादशाह नसीरुद्दीन के इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, नसीरुद्दीन, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। तुम सच में एक नेक इंसान हो। कहानी का अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और दयालुता से बादशाह के दिल में एक खास जगह बना ली। इस घटना के बाद बादशाह ने हमेशा के लिए नसीरुद्दीन को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। नसीरुद्दीन की कहानियां और समझ अब राज्य के कोने कोने तक फैल गईं और लोग उनकी बुद्धिमानी का सम्मान करने लगे। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें सही दिशा दिखाए, और सच्ची महानता तब होती है जब हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं। कहानी 3। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम दूर दूर तक उनकी बुद्धिमानी और हास्यपूर्ण अंदाज के कारण मशहूर हो चुका था। उनकी चतुराई से लोग हैरान होते और उनके किस्से सुन सुनकर खुश हो जाते। एक दिन उसी राज्य के राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया।
राजा को भी उनके सवालों के जवाब सुनने की बड़ी इच्छा थी और वह उनकी बुद्धिमानी को परखना चाहता था। दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन का आगमन। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, नसीरुद्दीन, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूं, लेकिन मैं खुद तुम्हारी चतुराई को परखना चाहता हूं। आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखता हूं तुम्हारे जवाब कैसे होते हैं। नसीरुद्दीन ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, आपके सवालों का जवाब देना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया पूछें। पहला सवाल, सबसे अमीर कौन है? राजा ने पहला सवाल किया, बताओ नसीरुद्दीन, इस संसार में सबसे अमीर कौन है? नसीरुद्दीन ने बिना सोचे कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो अपनी जरूरतों में खुश रहता है और ज्यादा पाने की लालसा नहीं करता। धन की असली दौलत संतोष है और जो संतोष से भरा है वही असली अमीर है। राजा ने सिर हिलाते हुए उसकी बात मानी और अगला सवाल पूछा। दूसरा सवाल, सबसे बुद्धिमान कौन है? राजा ने पूछा, अच्छा बताओ, सबसे बुद्धिमान कौन है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता है और हर किसी से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। सच्चा विद्वान वही है जो अपनी बुद्धि से दूसरों का भी भला करे। राजा ने उसकी बात को सराहा और दरबार में सभी ने नसीरुद्दीन की प्रशंसा की। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा नेता कौन है? अब राजा ने पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा नेता कौन होता है? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा नेता वह है जो अपने लोगों का दिल जीतता है, उनकी भलाई के लिए कार्य करता है और उनकी समस्याओं को समझता है। वह अपनी शक्ति का दिखावा नहीं करता, बल्कि अपनी दया, समझदारी और प्रेम से लोगों का विश्वास जीतता है। राजा ने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया और अगला सवाल पूछा। चौथा सवाल, सबसे बहादुर कौन है? राजा ने सोचा कि अब वह एक कठिन सवाल पूछेगा ताकि नसीरुद्दीन को असमंजस में डाला जा सके। उसने पूछा, और बताओ, सबसे बहादुर कौन है? नसीरुद्दीन ने तुरंत कहा, महाराज, सबसे बहादुर वह होता है जो अपने अंदर के डर का सामना करता है। बाहरी युद्ध से बड़ी लड़ाई तो हमारी खुद की होती है। जो अपने डर और कमजोरियों पर काबू पा लेता है वही असली वीर है। राजा ने इस उत्तर पर भी अपनी प्रशंसा जताई और अंतिम सवाल पूछने का निर्णय किया। पांचवा सवाल, समय का सबसे अच्छा उपयोग कौन करता है? अब राजा ने सोचा कि यह सवाल काफी कठिन होगा। उसने कहा, नसीरुद्दीन, बताओ कि समय का सबसे अच्छा उपयोग कौन करता है? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, महाराज, समय का सबसे अच्छा उपयोग वही करता है जो उसे सही समय पर सही काम में लगाता है। जो इंसान हर पल को सोच समझकर जिए और खुद को वर्तमान में बनाए रखे, वही समय का असली मालिक है। ऐसा व्यक्ति समय को कभी बर्बाद नहीं करता और उसकी मेहनत हमेशा रंग लाती है। राजा नसीरुद्दीन के उत्तरों से बेहद प्रभावित हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और सरलता से बेहद प्रभावित हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों का होना हमारे राज्य के लिए वरदान है। राजा की सीख। उस दिन राजा ने नसीरुद्दीन की बातों से कई महत्वपूर्ण जीवन की सीख ली। उसने नसीरुद्दीन को इनाम दिया और हर किसी से कहा कि वे भी नसीरुद्दीन की तरह बुद्धिमानी और सरलता से जीवन के सवालों का हल खोजें। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चतुराई और विनम्रता से हर किसी के दिल में बस गए और राजा ने उन्हें दरबार में एक विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। अंत।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन के कठिन से कठिन सवालों का हल कभी-कभी सादगी और समझदारी में छुपा होता है। नसीरुद्दीन ने हर सवाल का जवाब बड़े सहज और सटीक तरीके से दिया, जिससे न केवल राजा बल्कि सभी दरबारियों को भी सीख मिली। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन किसी गांव से गुजर रहे थे। गांव के बाजार में उन्होंने एक भिखारी को देखा, जो दूसरों से कुछ मांगने की कोशिश कर रहा था। भिखारी की हालत देखकर नसीरुद्दीन को उस पर दया आई और उन्होंने उसके पास जाकर बात करने का सोचा। मुल्ला और भिखारी का पहला संवाद। मुल्ला ने भिखारी से कहा, अरे भाई, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? क्या तुम कोई काम नहीं कर सकते? भिखारी ने उदास होकर जवाब दिया, मुल्ला जी, मैंने कोशिश की, लेकिन काम मिलना मुश्किल है और मैं बूढ़ा भी हो चला हूँ। मेरी मदद कौन करेगा? मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ा सोचा और फिर अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। उन्होंने वह सिक्का भिखारी को देते हुए कहा, यह लो, पर इसे संभाल कर रखना और इस पैसे को बढ़ाने की कोशिश करना। भिखारी ने सिक्का लेकर मुल्ला का धन्यवाद किया और अपनी राह पर चला गया। भिखारी की मेहनत। अगले दिन भिखारी ने उस सिक्के से कुछ फल खरीदे और गांव में उन्हें बेचने लगा। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे कमाए और उसे अपनी मेहनत में एक नई आशा दिखाई देने लगी। उसने अगले दिन और फल खरीदे और फिर उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे कमाए। इस तरह उसने अपनी मेहनत से थोड़ी थोड़ी करके अच्छी कमाई शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद भिखारी का रूप रंग बदल गया। उसने अच्छे कपड़े पहन लिए और अब वह बाजार में एक छोटा सा दुकान खोल चुका था। गांव के लोग हैरान थे कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले तक भीख मांगता था। मुल्ला और भिखारी की दूसरी मुलाकात। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से उसी बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने उस भिखारी को दुकान के मालिक के रूप में देखा तो वह मुस्कुराए और उसके पास जाकर बोले, लगता है कि एक सिक्के का चमत्कार हो गया। भिखारी ने मुल्ला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, यह आपके सिक्के का चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी दी हुई सलाह का असर है। आपने मुझे काम करने और अपनी मेहनत पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। उसी एक सिक्के ने मुझे जीवन का नया रास्ता दिखाया। मुल्ला ने भिखारी की बात सुनकर कहा, याद रखना, असली धन मेहनत में ही है। अगर इंसान मेहनत से कमाना सीखे तो उसके पास कभी अभाव नहीं होगा। भिखारी ने विनम्रता से कहा, मुल्ला जी, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे आपकी सलाह ने सबसे बड़ा खजाना दिया है। अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं अपनी जिंदगी भर भीख ही मांगता रहता। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली अमीरी मेहनत में है और इंसान का आत्मविश्वास ही उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक छोटे से सिक्के के माध्यम से भिखारी को यह सिखाया कि मेहनत और आत्मविश्वास से जीवन में किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। कहानी 5। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के चौपाल में बैठे थे। वह अक्सर अपनी चतुराई और हास्य से सबको हंसाते और सोचने पर मजबूर कर देते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति था जो नसीरुद्दीन को मूर्ख समझता था और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता था। वह अक्सर सोचता, कैसे इस मुल्ला की हंसी उड़ाई जाए और सबको दिखाया जाए कि यह कोई बुद्धिमान नहीं है। मूर्ख का मुल्ला नसीरुद्दीन को चुनौती देना। एक दिन उस मूर्ख ने हिम्मत करके मुल्ला नसीरुद्दीन को एक चुनौती देने की सोची। वह चौपाल में आया और कहा, मुल्ला, लोग कहते हैं तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर ऐसा है तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, पूछो अपने सवाल। पहला सवाल,
मूर्ख मुल्ला, बताओ आसमान का रंग क्यों नीला होता है? नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, देखो भाई, आसमान का रंग तो ईश्वर ने तय किया है, लेकिन जो सच में देखता है वह जानता है कि आसमान का रंग बदलता रहता है। सुबह सुनहरा, दोपहर में नीला और शाम को लाल। सवाल यह नहीं कि आसमान का रंग क्या है, सवाल यह है कि तुम किस नजर से देख रहे हो। मूर्ख थोड़ा चौंका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा सवाल। मूर्ख, अच्छा यह बताओ कि पानी क्यों बहता है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पानी बहता है क्योंकि उसे ठहरना पसंद नहीं। यह हमें सिखाता है कि जीवन भी ठहराव से नहीं बल्कि प्रवाह से सुंदर बनता है। जैसे पानी रास्ता बनाता है, वैसे ही हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख के चेहरे पर एक हल्की झिझक आई, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। तीसरा सवाल। मूर्ख मुल्ला, बताओ दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? नसीरुद्दीन ने गहरी नजर से मूर्ख की ओर देखा और कहा, सबसे अमीर वह है जो अपने पास जो है उसमें खुश है। अगर तुम खुद को संतुष्ट मानते हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, पर अगर नहीं तो कोई भी धन तुम्हें खुश नहीं कर सकता। अब तक चौपाल में बैठे लोग भी नसीरुद्दीन के जवाबों से प्रभावित हो गए और मूर्ख का चेहरा उतरने लगा। लेकिन वह अपनी जिद में एक आखिरी सवाल और पूछने पर अड़ा रहा। चौथा सवाल। मूर्ख, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि तुम्हारा बुद्धिमान होना किस काम का है? नसीरुद्दीन हंस पड़े और बोले, मेरी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि मैं तुम्हें जैसे मूर्खों से निपटना जानता हूँ। बुद्धिमानी का असली अर्थ खुद को और दूसरों को समझना है। और हाँ, यह जानना भी कि हर प्रश्न का उत्तर बुद्धिमानी से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से देना चाहिए। मूर्ख की हार। यह सुनते ही चौपाल में बैठे लोग हंस पड़े और मूर्ख को यह समझ में आ गया कि नसीरुद्दीन से बहस करना उसके बस की बात नहीं है। उसने नसीरुद्दीन के सामने हार मान ली और चुपचाप वहां से चला गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ सवालों के जवाब देने में नहीं बल्कि जीवन को समझने और उसे प्रेम, करुणा और सरलता से जीने में है। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल मूर्ख को सबक सिखाया बल्कि सभी को यह भी दिखाया कि हर सवाल का जवाब बुद्धिमानी और धैर्य के साथ देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कहानी 6। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में ही थे जब एक धनी और घमंडी व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह व्यक्ति खुद को बहुत विद्वान मानता था और हमेशा दूसरों को मूर्ख साबित करने की कोशिश करता था। उसे नसीरुद्दीन की प्रसिद्धि और बुद्धिमानी के किस्से सुनकर जलन महसूस हो रही थी। उसने तय किया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन को मूर्ख साबित करेगा और सभी के सामने उनका मजाक बनाएगा। मुलाकात और चुनौती। वह व्यक्ति नसीरुद्दीन के पास गया और कहा, मुल्ला साहब, आप तो बड़े समझदार और बुद्धिमान माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उतने भी चतुर नहीं हैं। मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा, यदि आप उनका सही जवाब दे सके तो मैं मान जाऊंगा कि आप सचमुच बुद्धिमान हैं। लेकिन यदि नहीं तो यह साबित हो जाएगा कि आप भी एक साधारण व्यक्ति हैं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जो चाहें सवाल पूछें। पहला सवाल। धनी व्यक्ति, बता सकते हो दुनिया में सबसे दूर क्या है? नसीरुद्दीन, दुनिया में सबसे दूर है वो चीज जिसे इंसान पाना तो चाहता है पर कभी पा नहीं सकता। वह व्यक्ति चौंक गया क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि नसीरुद्दीन कोई दूरी बताएंगे, लेकिन मुल्ला का जवाब उसके समझ से परे था। दूसरा सवाल। धनी व्यक्ति, अच्छा तो बताओ सबसे भारी चीज क्या है?
नसीरुद्दीन सबसे भारी है एक झूठ का बोझ, क्योंकि जो इसे लेकर चलता है उसे हर जगह यह बोझ उठाना पड़ता है। इस जवाब पर भी वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया, क्योंकि उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। तीसरा सवाल। वह व्यक्ति अब थोड़ा परेशान होने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धनी व्यक्ति तो फिर दुनिया की सबसे हल्की चीज क्या है? नसीरुद्दीन सबसे हल्की है वो वादा जो कभी निभाया न जाए, क्योंकि जो इसका बोझ अपने दिल में रखता है वह हमेशा इसे हल्के में लेता है। अब वह व्यक्ति झुंझला गया था, लेकिन अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह एक और सवाल पूछने के लिए तैयार हुआ। चौथा और अंतिम सवाल। धनी व्यक्ति, अच्छा तो बताओ सबसे मूर्ख कौन है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे मूर्ख वह है जो दूसरों को मूर्ख साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। इस जवाब ने उस धनी व्यक्ति को एकदम स्तब्ध कर दिया। उसे समझ आ गया कि नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी से भिड़ना आसान नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नसीरुद्दीन से माफी मांग ली। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने न केवल धनी व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी से परास्त किया, बल्कि उसे यह सिखाया कि जीवन में सच्ची समझ और ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और सच्चा रखने में है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी को मूर्ख साबित करने की कोशिश करने के बजाय खुद को बेहतर बनाना ही असली समझदारी है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में एक सादा जीवन जी रहे थे। वे अपने चतुराई और बुद्धिमानी के कारण सभी में प्रसिद्ध थे। लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे और नसीरुद्दीन हमेशा हंसी मजाक से भरे हुए जवाब देकर उनकी समस्याएं हल कर देते थे। कहानी की शुरुआत। गांव में एक चोर के आने की खबर फैली हुई थी, जो कि इतना चतुर था कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। उसने कई लोगों के घरों में चोरी की थी और सबको उससे डर लगने लगा था। लोग रात में अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोते थे, लेकिन फिर भी चोर किसी न किसी तरह घर में घुस जाता और सामान चुरा लेता। लोग परेशान हो गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का प्लान। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि वे इस चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाएंगे। उन्होंने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा नोट लगा दिया, जिस पर लिखा था, मेरे घर में बहुत कीमती सामान है। जो कोई भी चोर इस सामान को चुराएगा उसे बहुत मजा आएगा। इस नोट को पढ़कर गांव के लोग हैरान हुए और कुछ हंसी भी आई, लेकिन चोर को इसमें दिलचस्पी आ गई। उसने सोचा, आज तो मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में चोरी करके ही रहूंगा। चोर का आगमन। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, चोर चुपके से नसीरुद्दीन के घर में घुसा। उसने घर के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी कीमती सामान नहीं मिला। जब वह वापस जाने लगा तो मुल्ला नसीरुद्दीन अचानक से दिखाई दिए और बोले, अरे तुम जा कहाँ रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ खास तैयारियां की हैं। चोर घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, क्या मतलब? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हारे लिए मेरे पास एक जादुई पेटी है। उसमें इतनी ताकत है कि जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वह इसमें फंस जाता है। चोर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा, मुझे वह पेटी दिखाओ। मुल्ला ने उसे एक पुरानी सी पेटी दिखाई और कहा, अगर तुम इसे खोलने में सफल हो गए तो इसमें तुम्हारे लिए ढेर सारा सोना और कीमती सामान मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसमें जादू है। चोर की जिज्ञासा और चालाकी। चोर ने तुरंत पेटी खोलने की कोशिश शुरू कर दी,
लेकिन जैसे ही उसने पेटी खोली, उसके अंदर से एक जंजीर बाहर निकली और उसके हाथों को कसकर जकड़ लिया। चोर समझ गया कि यह मुल्ला नसीरुद्दीन का ही जाल है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम फंस ही गए। मैंने पहले ही कहा था कि यह जादुई पेटी है। चोर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मुल्ला जी, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। अंत में सबक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे छोड़ने से पहले एक शर्त रखी, अगर तुम वादा करो कि अब कभी चोरी नहीं करोगे और मेहनत से अपनी रोटी कमाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चोर ने ईमानदारी से वादा किया और मुल्ला ने उसे आजाद कर दिया। गांव के लोग सुबह यह जानकर बहुत खुश हुए कि मुल्ला ने चोर को अपनी बुद्धिमानी से सबक सिखाया। इस तरह नसीरुद्दीन ने एक पागल और जिद्दी चोर को उसकी चोरी की आदत से मुक्ति दिलाई। इस घटना के बाद वह चोर ईमानदारी से जीने लगा और मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की कहानियां गांव में हर ओर फैल गईं। इस कहानी का सबक। बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 8। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम पूरे गांव में एक समझदार और मजाकिया इंसान के रूप में प्रसिद्ध था। एक रात जब मुल्ला अपने घर में आराम कर रहे थे, उन्होंने खटपट की आवाज सुनी। उन्होंने चुपचाप दरवाजा खोला और देखा कि एक चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने हड़बड़ाने के बजाय एक चतुर योजना बनाई। मुल्ला की चतुराई। मुल्ला ने सोचा कि चोर को पकड़ने का मजा नहीं आएगा, बल्कि उसकी सोच को समझाने में ही असली मजा है। उन्होंने खुद को जगने का नाटक करते हुए कहा, अरे कौन है, कोई है क्या? चोर तुरंत छिप गया और सोचा कि मुल्ला ने उसे नहीं देखा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चोर भाई, तुम मेरे घर आए हो तो कुछ सामान लेकर ही जाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े और थोड़ा खाना निकाल देता हूँ। चोर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, अजीब आदमी है, खुद ही मुझे चोरी करने के लिए कह रहा है। लेकिन वह चुपचाप मुल्ला की बातों को सुनता रहा। मुल्ला की मेहमानवाजी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चोर को बुलाकर कहा, देखो भाई, तुम इतनी मेहनत करके मेरे घर आए हो, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। ऐसा करो, ये जो पुराना कालीन पड़ा है, इसे ले जाओ। यह दिखने में भले ही पुराना हो, लेकिन काफी कीमती है। चोर थोड़ा चौंका, लेकिन मुल्ला की बातों में फंस गया और कालीन उठा लिया। मुल्ला ने और चीजें निकालनी शुरू कर दी, कुछ पुराने कपड़े, टूटे हुए बर्तन और पुराने जूते। चोर ने मुल्ला की हर चीज को एक एक करके अपने थैले में रखना शुरू कर दिया। चोर की असली परीक्षा। जब चोर पूरी तरह से सामान से लदा हुआ था, तो मुल्ला ने कहा, अब देखो, यह सारा सामान भारी है, तो मैं दरवाजा खोल देता हूँ ताकि तुम आसानी से बाहर जा सको। चोर खुशी खुशी बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, मुल्ला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो। गांव के लोग भागकर आए और चोर को पकड़ लिया। चोर ने हैरानी से मुल्ला की ओर देखा और बोला, तुमने ही तो मुझे यह सामान देने का नाटक किया था और अब मुझे पकड़वा दिया। मुल्ला का जवाब। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, देखो भाई, मैंने तुम्हें कुछ देने का कहा था, लेकिन चोरी करने का नहीं। तुमने खुद ही अपनी मर्जी से सामान उठाया है। अब मैं क्या करूं अगर गांव वाले इसे चोरी समझ लें? गांव के लोग यह सुनकर हंस पड़े और चोर की हालत देख खूब मजे लेने लगे। आखिरकार चोर ने स्वीकार किया कि उसने गलती की है और मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की दाद दी। गांव के लोग नसीरुद्दीन की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और चोर ने कभी मुल्ला के घर की तरफ रुख नहीं किया। कहानी की शिक्षा।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा सीधे तरीके से नहीं होता। कभी कभी समझदारी से काम लेते हुए चतुराई से भी बुराई पर जीत पाई जा सकती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हंसी खुशी और समझदारी से चोर को न केवल पकड़ा बल्कि उसे उसकी गलती भी समझाई। कहानी 9। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में बहुत ही लोकप्रिय थे। उनकी हास्य से भरी बातें और चतुराई से हल की गई मुश्किलें हर किसी को प्रभावित करती थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि मुल्ला को उनके गांव से दूर एक बड़े शहर में बुलाया गया। वहां के बादशाह ने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत ही समझदार और हास्यप्रिय व्यक्ति हैं, और बादशाह ने उनकी बुद्धिमानी को परखने के लिए उन्हें बुलाया। मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह का चैलेंज। बादशाह ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर तुम मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दे पाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मेरे दरबार का मनोरंजन करना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। पहली पहेली, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बादशाह ने पूछा, बताओ मुल्ला, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मुल्ला ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन हम सभी को मरना है। यही वो सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अमीर हो या गरीब, हर किसी का यही अंत है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह सच है। तुमने सही उत्तर दिया है। दूसरी पहेली, सबसे बड़ा धोखा क्या है? बादशाह ने अगला सवाल पूछा, अब यह बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा क्या है? मुल्ला ने फिर से हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग यह सोचते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे और कभी मरेंगे नहीं। इसी धोखे में लोग रहते हैं और अपने कर्मों को भूल जाते हैं। बादशाह ने इस उत्तर को भी सही मानते हुए मुल्ला की प्रशंसा की और अपने तीसरे और अंतिम सवाल के लिए तैयार हुए। तीसरी पहेली, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बादशाह ने पूछा, अब यह बताओ मुल्ला, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मुल्ला ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार जो समय निकल गया उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। समय का सदुपयोग करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। बादशाह इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और कहा, तुम्हारी बातों में गहरा ज्ञान छिपा है मुल्ला। तुमने सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इनाम और प्रशंसा। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को उनके चतुर और सटीक उत्तरों के लिए ढेर सारा इनाम दिया और उन्हें अपने दरबार का सम्मानित सदस्य बना लिया। मुल्ला ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, ये सवाल तो आसान थे। आप अगर अगली बार कुछ और कठिन सवाल लेकर आएं तो मुझे और मजा आएगा। सभी दरबारी मुल्ला की बुद्धिमानी और उनके हंसी ठाकों से भरे अंदाज से मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी सरलता, चतुराई और ज्ञान से बादशाह को प्रसन्न किया और अपनी प्रसिद्धि और भी बढ़ा ली। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान सरल होता है और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर भी सादगी में छिपा होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन के उत्तर हमें सिखाते हैं कि मृत्यु, समय और सत्य को समझने वाला व्यक्ति ही असल में समझदार है। कहानी 10। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के शहर में एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास एक बड़ी सोने की ईंट थी जो उसने सालों की मेहनत से जमा किए धन से बनाई थी। वह ईंट उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी और वह इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था। व्यापारी ने बहुत सोचा और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था।
उसने कहा, मुल्ला, मुझे यह सोने की ईंट कहीं सुरक्षित जगह पर रखनी है। क्या तुम मुझे कोई सुझाव दे सकते हो? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर व्यापारी को अपने पीछे चलने के लिए कहा। वे शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां मुल्ला ने एक बड़ा गड्ढा खोदा और ईंट को उसमें दबा दिया। फिर उसने उस जगह पर एक पत्थर रख दिया और कहा, यह तुम्हारी सोने की ईंट की जगह है। अब कोई इसे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, मुल्ला, अगर मैं भूल गया कि ईंट कहाँ है तो कैसे पता करूंगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो। बस यह पत्थर यहाँ पर छोड़ दो और याद रखना कि यह पत्थर तुम्हारे लिए कितना कीमती है। व्यापारी ने सोचा कि मुल्ला सही कह रहे हैं और वह संतुष्ट होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद व्यापारी को अपनी सोने की ईंट की याद आई और वह उसी जगह पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर हटाया, वह देखता है कि वहां उसकी सोने की ईंट गायब थी। घबराहट में उसने दौड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया। व्यापारी, मुल्ला, मेरी सोने की ईंट गायब हो गई है। मुझे लगता है किसी ने इसे चुरा लिया है। मुल्ला मुस्कुराते हुए, व्यापारी जी, क्या आपने सच में इसे यहाँ सुरक्षित समझा था? व्यापारी, हाँ, आपने ही तो कहा था कि यहाँ इसे कोई नहीं ढूंढेगा। मुल्ला, सही कहा, परंतु मैंने यह नहीं कहा था कि इसे हमेशा सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा केवल हमारे दिमाग का एक भ्रम है। सोने की ईंट की सुरक्षा तो तब तक ही थी जब तक आप इसे अपनी आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देते। व्यापारी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुल्ला, अब आपके पास एक सबक है। सबसे कीमती चीजें हमेशा हमारे दिल में होती हैं, न कि हमारी दौलत में। यदि आप इसे दूसरों के साथ बांटते तो यह चोरी नहीं होती। इस बात को सुनकर व्यापारी को गहरी समझ आई कि असली धन का मूल्य उसे दूसरों की भलाई में बांटने में है। उसने मुल्ला को धन्यवाद दिया और तय किया कि वह अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटेगा। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दौलत को सहेज कर रखने से बड़ा है उसे समझदारी और मानवता के साथ उपयोग करना। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी न केवल हमें हंसाती है बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है कि असली अमीरी दिल से होती है, दौलत से नहीं। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा बेहद घमंडी और मूर्ख था। उसे लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है। अपने दरबार में वह अक्सर अपने मंत्रियों और दरबारियों से अजीब-अजीब सवाल पूछता और जब वे जवाब नहीं दे पाते तो उनका मजाक उड़ाता। लेकिन उसके राज्य में एक व्यक्ति था जो उससे भी ज्यादा मशहूर था, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां उनके मजेदार और चतुर जवाबों के लिए जानी जाती थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न वह मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाकर उसकी बुद्धिमानी का परीक्षण करे और शायद उसका भी मजाक उड़ा सके। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। पहला सवाल। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुल्ला, बताओ, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं? मुल्ला ने बिना समय बर्बाद किए मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सिर पर जितने बाल हैं उतने ही आपके राज्य में ऊँटों के बाल हैं। बस किसी को भेजकर ऊँटों के बाल गिनवा लीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। दरबारियों में ठहाका गूंज उठा। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल। राजा ने एक और सवाल सोचा और बोला, मुल्ला, बताओ, संसार का केंद्र कहाँ है? मुल्ला ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हुए कहा, यहीं पर, महाराज। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नाप सकते हैं।
राजा कुछ जवाब नहीं दे सका और चुप हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचता रहा कि ऐसा कौन सा सवाल पूछे जिससे मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि को मात दे सके। तीसरा सवाल। कुछ सोचने के बाद राजा ने एक तीसरा सवाल पूछा, मुल्ला, अगर मैं तुम्हें एक ऊंट और एक गधा दूं और तुमसे कहूं कि तुम इनमें से एक को चुनो तो तुम क्या चुनोगे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं गधा चुनूंगा, क्योंकि मैं किसी ऊंट को अपनी बुद्धिमानी साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहता। राजा ने यह सुनते ही महसूस किया कि मुल्ला ने उसे मूर्खता से बाहर निकलने की सलाह दी है, लेकिन अपने मजाकिया ढंग में। चौथा सवाल। राजा ने अपना संयम खोते हुए पूछा, मुल्ला, अगर तुम इतने चतुर हो तो मुझे यह बताओ कि मेरे लिए कौन सा काम सबसे कठिन है? मुल्ला ने जवाब दिया, महाराज, आपके लिए सबसे कठिन काम सच्चाई को स्वीकार करना और विनम्रता से पेश आना है। राजा के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसने महसूस किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन के चुटीले जवाब ही उसकी मूर्खता को उजागर कर रहे थे। अंततः राजा का बदला। इन सभी सवाल जवाबों के बाद राजा को एहसास हुआ कि उसकी मूर्खता को सभी दरबारियों के सामने उजागर किया गया है। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी घमंड और अज्ञानता ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए दरबार से निकल गए, लेकिन उनकी बातों ने राजा को एक नई दिशा दे दी। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया और एक समझदार और न्यायप्रिय शासक बनने की कोशिश की। इस कहानी से सीख। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमानी केवल दिखावे या ताकत में नहीं है, बल्कि अपने अंदर सुधार लाने और सही बातों को अपनाने में है। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हर किसी को कुछ न कुछ सिखा जाती हैं। उनकी बुद्धिमानी और हास्य भरी बातें जीवन की गहरी समझ देती हैं। उनकी दोस्ती और अनुभवों से भरी एक ऐसी ही कहानी है जो उनकी चतुराई और मजाकिया अंदाज को दर्शाती है। कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन और दोस्त की यात्रा। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त के साथ यात्रा पर निकले। दोनों के पास एक गधा था, जिस पर उन्होंने अपने सामान रखा था। सफर लंबा था, इसलिए दोनों रास्ते में आराम करने के लिए रुकते थे। पहला दिन गधा बेचने का विचार। पहले दिन जब वे एक गांव से गुजरे तो दोस्त ने मुल्ला से कहा, नसीरुद्दीन, क्यों न हम गधे को बेच दें? इससे हमें अच्छा पैसा मिलेगा और हम आराम से सफर कर सकेंगे। नसीरुद्दीन ने सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन हमें देखना होगा कि हमें इसके बदले क्या मिलता है। दोनों ने गधे को बेच दिया और पैसे लेकर एक सराय में रात बिताने का सोचा। मगर जब पैसा खर्च हो गया तो उन्हें समझ में आया कि गधे को बेचकर उन्होंने यात्रा और कठिन बना दी थी। दूसरा दिन गधा वापस खरीदने का विचार। अगले दिन दोनों ने सोचा कि अब उन्हें फिर से गधा खरीद लेना चाहिए ताकि सफर आसान हो जाए। दोनों ने बचे हुए पैसों से गधा खरीदा, लेकिन इस बार गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया। एक व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों तो गधे से भी बड़े गधे हो, पहले बेच दिया फिर खरीद लिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भैया, यह सब हमारी योजना का हिस्सा है। हम तो बस देख रहे थे कि इस गधे के बिना जीवन कैसे चलता है। अब हम समझ गए कि गधा हमारे साथ होना ही बेहतर है। तीसरा दिन गधे की पीठ पर बैठने का झगड़ा। अब दोनों के पास गधा था, लेकिन सवाल यह था कि गधे की पीठ पर कौन बैठे। दोस्त ने कहा, मैं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे कमर दर्द है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर तुम बैठोगे तो मैं क्या करूँगा? चलो हम बारी बारी बैठते हैं।
इस तरह दोनों ने मिल बांट कर सफर किया, लेकिन फिर भी दोनों में कभी कभी बैठने को लेकर झगड़ा होता। चौथा दिन गधा खो गया। एक सुबह जब दोनों सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका गधा गायब है। मुल्ला के दोस्त ने गुस्से में कहा, देखा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे गधा बेचने की सलाह न दी होती तो यह सब न होता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त चिंता मत करो, गधा हमारी सीख के लिए था। हमने गधे से सीखा है कि कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ी होती हैं और उनकी कद्र करनी चाहिए। हमें अपनी यात्रा खुद पूरी करनी होगी। पांचवां दिन गधे का सबक। दोनों ने अपनी यात्रा बिना गधे के पूरी की और हर दिन अपने अनुभवों से सीखते गए। आखिर में उनके दोस्त ने मुल्ला से कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरा अर्थ छिपा रहता है। तुम्हारे साथ इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि चीजें हो या न हो, हमें अपने हालात का सामना करना सीखना चाहिए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बस यही तो जिंदगी है दोस्त, हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कभी गधे से, कभी सफर से और कभी अपनों से। अंत। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास समस्याओं को हल करने का अलग ही तरीका था। उन्होंने अपने दोस्त को यह सिखाया कि जीवन में चीजें स्थायी नहीं होती, परंतु हमारी समझ और हमारे रिश्ते हमेशा हमारे साथ होते हैं। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को एक पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने दरबार में बुलाया। यह राजा बहुत ही घमंडी और मूर्ख था और उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन बुद्धिमान हैं और उनका मजाक उड़ाने की नीयत से उसने उन्हें बुलाया था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें चिढ़ाने के लिए अजीब अजीब सवाल पूछने का मन बनाया। पहला सवाल, अनोखा तोहफा। राजा ने अपनी गद्दी पर बैठे बैठे पूछा, मुल्ला, मुझे ऐसा तोहफा दो जो दुनिया में किसी के पास न हो। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और अपनी जेब से एक पुरानी टोपी निकाली। उसे राजा के सामने बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, महाराज, यह टोपी मेरे पास वर्षों से है। इसे पहनकर मैंने कई लोगों को हंसाया और कईयों को सिखाया। यह कोई साधारण टोपी नहीं है। इसे पहनो तो आप दुनिया में सबसे बुद्धिमान लगोगे। राजा ने टोपी पहन ली, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा को कुछ महसूस नहीं हुआ। मुल्ला ने सोचा कि राजा अपनी मूर्खता समझ ही नहीं रहा। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा राज। राजा ने आगे पूछा, मुल्ला, यह बताओ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा राज क्या है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा राज यही है कि कोई भी अपने आप को मूर्ख मानता नहीं है। हर कोई खुद को बुद्धिमान समझता है, चाहे वह हो या न हो। राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे यह बात बहुत चुभ गई थी, लेकिन उसने इसे समझने की कोशिश की। तीसरा सवाल, आसमान का आकार। राजा ने गुस्से में पूछा, अच्छा, अब यह बताओ कि आसमान का आकार क्या है। मुल्ला ने दरबार की छत की ओर देखा और फिर बोला, महाराज, यह तो आपकी नजर पर निर्भर करता है। यदि आप छोटे दिल के हैं तो आसमान छोटा लगेगा। यदि आपका दिल बड़ा है तो आसमान भी विशाल लगेगा। राजा को फिर से मुल्ला का उत्तर समझ में नहीं आया, लेकिन दरबारी हंस पड़े। अब राजा थोड़ा झेंप गया था और उसने तय किया कि वह मुल्ला की परीक्षा एक कठिन सवाल से लेगा। चौथा सवाल, न्याय क्या है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, अच्छा मुल्ला, यह बताओ कि न्याय क्या है। मुल्ला ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, न्याय वही है जो सच्चाई को सरलता से सामने लाए। लेकिन जब राजा स्वयं समझ से कोसों दूर हो तो न्याय अपने आप से ही दूर हो जाता है। अब राजा पूरी तरह से चिढ़ गया,
क्योंकि मुला का हर उत्तर उसे उसकी मूर्खता का एहसास करा रहा था। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने आखिरी सवाल पूछा। अंतिम सवाल, राजा सबसे बड़ा या मूर्ख? राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा मुला, यह बताओ कि राजा सबसे बड़ा है या मूर्ख? मुला ने बिना झिझके उत्तर दिया, महाराज, यह सब राजा पर निर्भर करता है। जो राजा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा होता है। लेकिन जो सिर्फ अपने घमंड में खोया रहता है और अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाता वह मूर्ख ही कहलाता है। यह सुनकर राजा का चेहरा लाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दरबार के सभी दरबारी ठहाके लगाने लगे और राजा को खुद की मूर्खता का एहसास हुआ। उसे अब समझ में आ गया था कि बुद्धिमानी का अर्थ खुद की तारीफ करने में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई में है। अंत इस तरह मुला नसीरुद्दीन ने अपने मजाकिया और समझदार उत्तरों से राजा को उसकी मूर्खता का एहसास कराया। राजा ने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में समझदारी से राज करेगा। मुला नसीरुद्दीन ने राजा को समझाया कि सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य का भला सोचता है, न कि केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी केवल डिग्रियों या पद से नहीं आती, बल्कि सही सोच और समझ से आती है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन के पास एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा अपने ज्ञान और उपलब्धियों का बखान करता रहता था। वह हर बात में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। एक दिन उस दोस्त ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, तुम तो बस हंसी मजाक करते रहते हो। मैं देखता हूँ कि तुम में कोई गंभीरता नहीं है। असली ज्ञान तो मेरे पास है। मेरे जैसे विद्वान दोस्त से तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए दोस्त की बात सुनी और शांत स्वभाव से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अधिक ज्ञानी हो तो क्यों न हम एक यात्रा पर चलें। हम साथ चलेंगे और इस यात्रा में तुम अपना ज्ञान मुझे दिखा सकते हो। यात्रा की शुरुआत। दोनों दोस्तों ने सफर शुरू किया और रास्ते में एक घना जंगल आया। जंगल में घुसते ही शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। नसीरुद्दीन के दोस्त को जंगल में जाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह दिखावा करता रहा कि उसे सब कुछ पता है। कुछ ही देर में दोनों रास्ता भटक जोरदार गर्जना अंधेरे में चारों ओर जंगल की आवाजें आने लगी। दोस्त डर के मारे कांपने लगा और उसने नसीरुद्दीन से कहा, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने खतरनाक जानवर होंगे। अब क्या करें? नसीरुद्दीन ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, इस जंगल में कुछ जानवर होते हैं, लेकिन वे तभी हमला करते हैं जब हम डर दिखाते हैं। हमें बस शांत रहना होगा। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को समझाया कि कैसे जंगल में रहते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर रात गुजारने का फैसला किया ताकि वे सुरक्षित रह सकें। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त की सुरक्षा का भी ध्यान रखा और पूरी रात उसे हिम्मत देते रहे। भोजन का इंतजाम। अगले दिन सुबह होते ही दोनों को भूख लगी। नसीरुद्दीन ने पास के झरने से पानी लाने का सुझाव दिया और जंगली फलों की तलाश करने लगे। नसीरुद्दीन के पास जंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिससे उन्होंने खाने के लिए सुरक्षित फल ढूंढे। उनका दोस्त बस हैरानी से देखता रहा कि नसीरुद्दीन कैसे इतने आत्मविश्वास और समझदारी से जंगल में रह रहे हैं, जबकि खुद उसने कभी यह नहीं सोचा था कि साधारण ज्ञान और समझदारी भी इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जंगल से बाहर निकलना। अगले कुछ दिनों तक दोनों जंगल में यात्रा करते रहे और नसीरुद्दीन अपने दोस्त की हर मुश्किल में मदद करता रहा। अंततः नसीरुद्दीन ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दूर देखा और गांव की दिशा का अनुमान लगाया।
उन्होंने उस दिशा में चलना शुरू किया और कुछ ही समय में दोनों जंगल से बाहर निकल गए। नसीरुद्दीन का दोस्त उनकी इस समझदारी और चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। सीख। गांव लौटने के बाद नसीरुद्दीन के दोस्त ने सिर झुकाकर कहा, नसीरुद्दीन, मैं मानता हूं कि असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता। तुम्हारी समझदारी और सरलता ने इस यात्रा को संभव बनाया। मैंने सोचा था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि असली बुद्धिमानी साधारण बातों में होती है। नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, असली ज्ञान वह है जो हमें समय पर सही निर्णय लेने में मदद करे। ज्ञान का दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अंत। इस यात्रा के बाद नसीरुद्दीन का दोस्त समझ गया कि ज्ञान का बखान करने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि असली बड़पन तब है जब हम अपने ज्ञान का सही जगह पर उपयोग करें। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कई मशहूर कहानियां हैं जो उनकी समझदारी, चतुराई और हास्य को दर्शाती हैं। एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, मुल्ला नसीरुद्दीन और गधे का सफर। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। उनके साथ उनका प्यारा गधा भी था, जिसे वे बहुत पसंद करते थे। मुल्ला के सफर के दौरान उनके और उनके गधे के बीच कई मजेदार घटनाएं घटीं, जिनसे लोगों को सीख और हंसी दोनों मिली। पहला पड़ाव, मुल्ला गधे पर सवार। सफर की शुरुआत में मुल्ला गधे पर सवार होकर जा रहे थे और गधा आराम से उन्हें लेकर चल रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिले जो मुल्ला को देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, देखो कितना निर्दयी इंसान है। खुद गधे पर आराम से बैठा है और बेचारा गधा इतनी मेहनत कर रहा है। इसे थोड़ा दया करनी चाहिए। मुल्ला ने यह सुनकर सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने गधे से उतरकर खुद पैदल चलना शुरू कर दिया और गधे को खाली छोड़ दिया। दूसरा पड़ाव, मुल्ला पैदल और गधा खाली। मुल्ला पैदल चलने लगे और गधा खाली चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में कुछ और लोग मिले। वे कहने लगे, अरे यह कैसा आदमी है, खुद पैदल चल रहा है और गधा खाली चल रहा है। अगर गधा है तो उस पर बैठना चाहिए। इसमें क्या समझदारी है कि खुद पैदल चल रहे हैं। मुल्ला ने सोचा कि उनकी बात भी सही है। इस बार मुल्ला ने सोचा कि दोनों गधे पर बैठ जाते हैं ताकि कोई और उन्हें न टोके। तीसरा पड़ाव, दोनों गधे पर सवार। मुल्ला और गधा दोनों इस बार गधे पर चढ़ गए और चलने लगे। थोड़ी दूर पर फिर कुछ लोग मिले जो उन्हें देखते ही कहने लगे, देखो ये कितने निर्दयी लोग हैं। बेचारे गधे पर दोनों ही सवार हो गए हैं। यह गधा कितना थक गया होगा, इसे थोड़ा आराम देना चाहिए। मुल्ला ने फिर सोचा कि उनकी बात भी शायद सही है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे और गधा दोनों पैदल चलेंगे। चौथा पड़ाव, दोनों पैदल। अब मुल्ला और गधा दोनों पैदल चलने लगे। कुछ ही दूर चले होंगे कि कुछ और लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले, यह तो अजीब आदमी है। गधा होते हुए भी खुद पैदल चल रहा है और गधे को भी पैदल चला रहा है। इसे थोड़ी भी समझ नहीं है। मुल्ला अब इस सब से थक गए थे। उन्होंने अपने गधे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमें सबको खुश करने का कोई तरीका नहीं है। कोई न कोई हमेशा हमारी आलोचना करेगा। निष्कर्ष, मुल्ला नसीरुद्दीन ने आखिर में अपने गधे को वैसे ही चलने दिया जैसा वह चाहता था। उन्होंने इस पूरे सफर से यह सीखा कि दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। लोग चाहे आप जो भी करें, कुछ न कुछ कहेंगे ही। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप वही करें जो आपके लिए सही हो।
इस कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। लोग हर स्थिति में आपकी आलोचना कर सकते हैं, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे अनुसार उचित हो। कहानी 6। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कई मजेदार कहानियां हैं। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जवाब दिया, जो उनकी सरलता, बुद्धिमानी और हास्य को बखूबी दर्शाती है। लेकिन आपकी बात मुल्ला नसीरुद्दीन और गधे की आराम दे देता हूँ। मुल्ला ने गधे का भार नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बिना बोझ के बाजार में कुछ सामान लेने जा रहे थे। कुछ आगे पहुँचे तो उनका गधा बहुत प्यारा उन्हें समझदार था, पर कभी-कभी थोड़ा जिद्दी भी हो जाता था। ये क्या माजरा है? रास्ते में मुल्ला का गधा एक पड़ोसी उनसे मिलने आया और बोला, उसके बोझ को उठाए हुए गधे का नाम क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका नाम है गधा। क्या नाम जो कहते हैं वह सुनकर यह नाम इसके लिए सबसे सही है। रास्ते में उन्हें पड़ोसी हंसते हुए चला गया। मुल्ला साहब, थोड़ी दूर और जाने के बाद एक और आदमी ने उनसे कहा, मुल्ला साहब, आपके गधे पर इतना भार क्यों लादा है? ये भी सही है, और वह तो बहुत कमजोर लग रहा है। गधा भार के साथ चलने लगा। मुल्ला ने कहा, अरे भाई, जब वे बाजार के पास पहुंचे तो कुछ और लोग उन्हें देखकर कहने लगे, मुल्ला ने कितना निर्दयी हो, क्षमता के अनुसार ही खुद आराम से बैठे हो और गधे को चलने दे रहे हो। फिर रास्ते में एक और व्यक्ति ने मुल्ला से देखा कि कोई भी उनकी किसी गधे को इतना नहीं हो रहा है। तब उसे थोड़ी देर आराम करने देते हुए कहा, चलो, आज हमने दुनिया को खुश करने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ, तो अब अपने ढंग से चलते हैं। मुल्ला ने गधे पर बैठकर बाजार का अपना काम निपटाया और वापस घर आ गए। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश है कि आप चाहे किसी भी तरह का कार्य कर लें, हर किसी को खुश करना असंभव है। इसलिए अपने विवेक से काम करना ही सबसे सही है। कहानी 7। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन और एक भिखारी के बीच एक अनोखे संवाद पर आधारित है, जिसमें मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और हास्य से भरे अंदाज से भिखारी को अनमोल शिक्षा देते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन और भिखारी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था और राहगीरों से पैसे मांग रहा था। वह भिखारी काफी परेशान और उदास लग रहा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और उसने भूखे पेट का हाल बताते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से भी मदद मांगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भिखारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें किस बात की कमी है? देखो, तुम्हारे पास यह जमीन है, ऊपर आसमान है, और ईश्वर ने तुम्हें यह जिंदगी दी है। फिर क्यों तुम लोगों से मदद मांग रहे हो? भिखारी ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, मुल्ला साहब, ये सब तो ठीक है, पर मैं गरीब हूँ। पेट पालने के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मुल्ला ने कुछ सोचा और फिर अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। वह सिक्का भिखारी के हाथ में रखते हुए बोले, यह लो, इसे संभाल कर रखना। इससे तुम हर दिन धनवान बन सकते हो। भिखारी ने चौंक कर पूछा, कैसे मुल्ला साहब? एक सिक्के से मैं हर दिन अमीर कैसे बन सकता हूँ? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए समझाया, इस सिक्के का उपयोग करने की बजाय तुम इसे हमेशा अपने पास रखना और हर दिन कुछ मेहनत करके कमाने की कोशिश करना। जब तुम किसी काम से खुद कमाई करोगे तो यह सिक्का तुम्हारे लिए एक यादगार साबित होगा कि तुमने आज कुछ मेहनत की है। भिखारी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर मेहनत से मैं कितना कमा पाऊंगा? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी ताकत बढ़ाएगी। पहले दिन थोड़ा कमाओगे, फिर अगले दिन और ज्यादा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यह सिक्का तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे पास ताकत है और अपने बल पर कमाने की शक्ति है। भिखारी को मुल्ला की बातें समझ में आईं।
उसने सिक्का संभाल कर रखा और अगले दिन से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम करके खुद कमाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अंत कई महीने बाद वह भिखारी एक दिन फिर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला। उसने मुल्ला को प्रणाम करते हुए कहा, मुल्ला साहब, आपके दिए उस एक सिक्के ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मेहनत से कमा रहा हूँ और सम्मान के साथ जीवन जी रहा हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली दौलत है। दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम अपनी मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी करें। तुमने सही रास्ता अपनाया और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को संवार लिया। यही सच्ची अमीरी है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने भिखारी को केवल एक सिक्का देकर नहीं, बल्कि उसे एक अमूल्य जीवन का पाठ सिखाया। कहानी 8, नसीरुद्दीन और भिखारी की कहानी। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में एक भिखारी को देखकर रुके। वह भिखारी हमेशा उसी जगह पर उत्सुकता से पूछा, क्या काम है? उसकी दशा देखकर लोगों को नसीरुद्दीन ने कहा, तुम गांव के लोगों से कह दो कि तुमने एक जादुई बर्तन खाने के लिए कुछ, जो हर बार भिक्षा मांगने पर सोचा कि वह उस भिखारी की मदद करेंगे। भिखारी थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करना नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम विश्वास दिला पाओ तो सब कुछ संभव है। भिखारी ने कातर आवाज में कहा, चलो हम एक नाटक करते हैं। काम नहीं मिलता। नाटक का आयोजन लोगों की दया पर जीना पड़ता है। नसीरुद्दीन और भिखारी ने एक नसीरुद्दीन ने सोचा कि यदि वह गांव में गए काम दिला सभी को बुलाया तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। नसीरुद्दीन ने लोगों से कहा, यह भिखारी एक जादुई बर्तन के मालिक कर सकते हो? अगर तुम इसे थोड़ी भिक्षा दोगे तो यह तुम्हें सोने के सिक्के देगा। नसीरुद्दीन के लोग पहले तो विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन नसीरुद्दीन ने उन्हें विश्वास दिलाया। उन्होंने भिखारी से कहा, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने भिखारी को एक चुटकी में बर्तन में कुछ डालने का इशारा किया, जिससे तुम्हें रोजाना जादू का प्रदर्शन मिलेंगे। भिखारी ने बर्तन में कुछ पैसे डालकर सबके सामने रखा। अचानक उस बर्तन से सोने के सिक्के निकलने लगे। गांव के लोग हैरान रह गए और उन्होंने भिखारी को खूब दान दिया। भिखारी अब दिन प्रतिदिन अमीर होता गया। उसने अपनी स्थिति को सुधार लिया और नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया। सच्चाई का खुलासा। कुछ समय बाद गांव के एक व्यापारी ने नसीरुद्दीन से पूछा, क्या यह सच है कि भिखारी के पास जादुई बर्तन है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन असली जादू तो उसकी मेहनत और समर्पण में है। वह खुद ही अपनी किस्मत बदल रहा है। वह व्यापारी सोच में पड़ गया। नसीरुद्दीन ने उसे समझाया, कभी कभी किसी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने में मदद करें, न कि हमेशा उन पर दया दिखाकर। अंत इस घटना ने भिखारी को न केवल अमीर बनाया, बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बना दिया। वह अब नसीरुद्दीन की बातें सुनकर सीखता था और दूसरों की मदद करने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उन्हें सिर्फ भिक्षा देने के बजाय उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करनी चाहिए। कहानी 9। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बुद्धिमानी और हास्य का कोई मुकाबला नहीं था। लोग उन्हें अपने समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा बुलाते थे। एक दिन नसीरुद्दीन को गांव से दूर एक बड़े शहर में जाने का मौका मिला। उन्होंने सोचा कि यह एक नई यात्रा का समय है। शहर की ओर यात्रा। नसीरुद्दीन ने अपनी साइकिल उठाई और शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई अद्भुत दृश्य देखे, पहाड़, नदियां और हरे भरे खेत। उन्होंने सोचा, अगर मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है तो यह यात्रा सफल होगी। शहर में आगमन। जब नसीरुद्दीन शहर पहुंचे
तो वहां की चकाचौंध ने उन्हें चौंका दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ और बाजार की रौनक ने उनके मन में उत्साह भर दिया। वह बाजार में घूमने लगे, जहां उन्हें हर तरफ लोग और सामान नजर आ रहे थे। पहली समस्या। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने बाग से फल बेच रहा था, लेकिन उसके पास ग्राहक नहीं थे। नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारे फल इतने अच्छे हैं, फिर लोग क्यों नहीं खरीद रहे? आदमी ने जवाब दिया, मेरे फल महंगे हैं, इसलिए कोई नहीं खरीदता। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इन फलों के बारे में थोड़ा कहानी सुनाओ तो लोग जरूर आएंगे। लोगों को कहानी सुनने में मजा आता है। आदमी ने नसीरुद्दीन की सलाह मानी और फल बेचने के लिए कहानी सुनाना शुरू किया। जल्द ही लोग उसकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और फल बिकने लगे। दूसरी समस्या। फिर नसीरुद्दीन ने देखा कि एक महिला अपने कपड़े बेच रही थी, लेकिन उसके पास भी ग्राहक नहीं थे। नसीरुद्दीन ने पूछा, आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं, फिर लोग क्यों नहीं खरीद रहे? महिला ने कहा, मेरे कपड़े बहुत महंगे हैं। नसीरुद्दीन ने कहा, क्यों न तुम अपने कपड़ों की खासियत बताओ, जैसे ये कपड़े तुम्हें राजकुमारी जैसा महसूस कराएंगे। महिला ने नसीरुद्दीन की सलाह मानी और अपने कपड़ों के बारे में उत्साह से बताने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और कपड़े बिकने लगे। तीसरी समस्या। आगे बढ़ते हुए नसीरुद्दीन ने देखा कि एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था। नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पास खिलौने नहीं हैं। नसीरुद्दीन ने कहा, क्यों न तुम अपने दोस्तों से मिलकर एक नई खेल की कहानी बनाओ, जैसे एक राजकुमार और एक राक्षस की कहानी। बच्चा और उसके दोस्त उत्साह से कहानी बनाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। नसीरुद्दीन ने देखा कि बच्चे अब खुश हैं और खेल में मजा कर रहे हैं। अंत में शाम होते ही नसीरुद्दीन ने देखा कि वह शहर में न केवल लोगों की मदद कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है। वह सोचते हैं, कहानी और संवाद में कितनी ताकत होती है। वापस लौटते समय नसीरुद्दीन ने महसूस किया कि एक साधारण सलाह से कितनी बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। सीख। इस यात्रा ने नसीरुद्दीन को सिखाया कि हर समस्या का समाधान संवाद और समझदारी में होता है। और जब हम अपने विचारों को साझा करते हैं, तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। यही थी नसीरुद्दीन की बड़ी कहानी, जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान और चतुराई से कई लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेरी। कहानी 10। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में नसीरुद्दीन नामक एक बुद्धिमान और हास्यपूर्ण व्यक्ति रहते थे। उनकी चतुराई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन राज्य के बादशाह ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और उसने अपने दरबार में सभी बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया। उसने यह भी घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बादशाह की चुनौती। उत्सव के दिन सभी विद्वान और ज्ञानी लोग दरबार में इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, जो भी सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, उसे मैं अपनी अमूल्य रत्नों की एक पोटली दूंगा। सब लोग अपने अपने तरीके से कहानियां सुनाने लगे। कुछ ने महान योद्धाओं की गाथाएं सुनाई, कुछ ने प्रेम की कहानियां सुनाई और कुछ ने हास्यप्रद किस्से सुनाए। लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं थे। नसीरुद्दीन की एंट्री। तभी नसीरुद्दीन दरबार में आए। उन्होंने देखा कि सभी लोग अपनी कहानियों में लगे हुए हैं। नसीरुद्दीन ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, क्या मैं अपनी कहानी सुनाने की अनुमति ले सकता हूँ? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नसीरुद्दीन।
हमें तुम्हारी कहानी सुनने में खुशी होगी। कहानी का आरंभ। नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी था जो बहुत ही आलसी था। वह कभी भी काम नहीं करना चाहता था। उसने तय किया कि वह मेहनत करने के बजाय भाग्य का इंतजार करेगा। एक दिन उसे सपने में एक भूत मिला। भूत ने कहा, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन भूत जी, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। भूत हंसते हुए बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सभी लोग हंस पड़े और नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी जारी रखी। उन्होंने बताया कि कैसे आलसी आदमी को उसके आलस्य के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोड़। फिर नसीरुद्दीन ने कहा, एक दिन आलसी आदमी ने सोचा कि वह एक जादुई पेड़ के नीचे बैठेगा और अपने भाग्य का इंतजार करेगा। लेकिन जब वह वहां गया तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे कोई भी फल नहीं था। उसने सोचा, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। सभी लोग नसीरुद्दीन की बातों में खो गए थे। राजा भी ध्यान से सुन रहे थे। कहानी का अंत। आखिरकार नसीरुद्दीन ने कहा, आलसी आदमी ने समझ लिया कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वह फिर से मेहनत करने लगा और धीरे धीरे अपने जीवन में खुशियां लाने लगा। राजा ने नसीरुद्दीन की कहानी को सुनकर कहा, यह तो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। पुरस्कार। बादशाह ने नसीरुद्दीन को इनाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी ने न केवल हमें हंसाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तुम सच्चे विजेता हो। इस तरह नसीरुद्दीन ने न केवल पुरस्कार जीता बल्कि सभी को जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान और हास्य का मेल कभी कभी सबसे प्रभावशाली होता है। अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और कभी कभी एक साधारण कहानी में भी गहरा संदेश छिपा होता है। नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य हमेशा लोगों को हंसाने और सोचने पर मजबूर करने में सक्षम थी।